सुनीता का जादुई रक्षाबंधन। बहुत समय पहले की बात है, नजफगढ़ के एक छोटे से गांव जहां सुनीता अपने परिवार के साथ रह रही थी। सुनीता बहुत गरीब परिवार से थी। सुनीता के माता पिता हलवाई का काम किया करते थे और गरीब होने के कारण उनकी दुकान कम चला करती थी। हर कोई सुनीता की दुकान के सामने वाली टीना की दुकान से सामान खरीदा करता, क्योंकि टीना एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी जहां उनके पास कोई कमी नहीं थी। और फिर भी वो लोग अपनी मिठाइयों में मिलावट करते, तो कभी मिठाइयों में मैदा जैसी चीजें मिलाया करते जो खाने में तो अच्छी होती है लेकिन खाने के बाद सेहत बिगाड़ देती है। गांव के सभी लोग ज्यादातर टीना की दुकान से सामान लिया करते हैं। टीना के माता पिता बहुत चालाक होते हैं, जो अपनी चालाकी से 4 पैसे कमाया करते। वहीं सुनीता का परिवार एक बहुत सीधा परिवार होता है और गरीब होने के कारण वो लोग कभी भी छल कपट जैसी चीजें नहीं किया करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुकान कम चला करती है। इसका कारण ये था कि लोग उन्हें गरीब देखकर उनसे घिन किया करते थे और उनकी दुकान में नहीं जाया करते थे। ऐसे ही रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। सभी हलवाई अपनी अपनी दुकानों में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ तैयार कर रही होती हैं। कोई रसगुल्ला बना रहा होता है तो कोई बर्फी बना रहा होता है। ऐसे ही सबके दिन निकल जाया करते। सुबह से शाम ग्राहकों को संभालने के साथ साथ अपनी मिठाइयाँ भी तैयार करनी होती थी। सुनीता अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। वहीं टीना अपने माता पिता की एक नहीं सुनती और हमेशा बाहर खेलने में ध्यान लगाती थी और हमेशा दूसरों को सताया करती, और ये सब करके उसे बहुत अच्छा लगा करता। टीना से सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, लेकिन फिर भी कोई टीना से कुछ नहीं कहा करता। वहीं दूसरी तरफ सुनीता से हर कोई नफरत किया करता, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी, जिस कारण हर कोई उसे अपने आप से दूर रखा करता। गांव के बच्चों का ये व्यवहार सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए वो बाहर खेलना पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करती। अपनी बेटी की मदद लेकर सुनीता के माता पिता तरह तरह की मिठाइयाँ बना लिया करते, लेकिन फिर भी त्योहारों पर टीना की दुकान बहुत जोरों शोरों से चला करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कुछ ही दिनों बाद बच्चे अपने अपने घरों के बाहर राखी की दुकान लगाया करते और राखी बेचा करते। ऐसी राखी लोगे तो बार बार देखते रहोगे, राखी ले लो, राखी ले लो, राखी मेरी दुकान की राखी और किसी दुकान पर नहीं मिलेगी सबसे बेस्ट क्वालिटी की राखी। ना जी ना, मैं तो अभी राखी नहीं खरीदूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम अभी महंगी राखी बेच रहे हो। मैं तो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही राखी खरीदूंगा। अरे अंकल, 10 रुपए की राखी भी आपको महंगी लगती है क्या? आओ आओ, मेरी दुकान से 10 रुपए की चाहे जितनी मर्जी राखी ले जाओ। बेटा, मुझे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 30 राखी चाहिए। अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से लूंगा तो मुझे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। मैं अभी नहीं लूंगा। बच्चे आपस में एक दूसरे की राखी को कम अच्छा बताकर अपनी दुकान पर कस्टमर बुलाते, लेकिन सभी ग्राहक राखी कुछ दिन बाद लेना सही समझते हैं, इसलिए सभी वहां से राखी देखकर चले जाते हैं। तभी सुनीता बाहर आती है और राखी देखती है तो बहुत खुश होती है। ये राखी कितने की है? तू तो खरीद नहीं पाएगी, इसलिए मत ही पूछ। मुझे राखी बहुत पसंद है, मैं ये राखी जरूर खरीदूंगी। सुनीता ये सब बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ टीना आ जाती है और टीना उसे देखकर जलाने के लिए कहती है, क्योंकि मुझे अपने स्कूल में, पड़ोस में और घर पर राखी बांधनी है। मेरे बहुत सारे भाई हैं। लड़का झटपट राखी पैक कर देता है। तभी टीना सुनीता से कहती है, क्या हुआ सुनीता, यहाँ खड़े खड़े राखी देखती रह जाएगी कि खरीदेगी भी? अरे मैं किसे बोल रही हूँ, ये तो गरीब है, ये कैसे खरीदेगी? इसके पास खाने के लिए है ही क्या, अपनी दुकान की सड़ी सी मिठाइयाँ खाने के अलावा। टीना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तेरी दुकान का राज मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर अभी सबको बता दिया तो लोग तेरी दुकान से मिठाई लेना बंद कर देंगे। सुनीता टीना की दुकान के बारे में सब कुछ जानती थी,
लेकिन फिर भी वो समझदार होने की वजह से किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आसपास के खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो क्या बताना चाहती है। फिर सभी एक एक करके सुनीता की दुकान में पहुँचते हैं और सुनीता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनीता किसी को भी नहीं बताती। फिर कुछ समय बाद वो अपने माता पिता को बता रही होती है कि तभी पास में एक गोलू नाम का आदमी खड़ा होता है जो उसकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, टीना के माता पिता इतने लालची है। वही मैं सोचूं, इतनी मिठाइयाँ पकवान ये बना बना कर कैसे बेचते हैं। अब पता चला कि ये लोग सब कुछ बेकार क्वालिटी का यूज करते हैं, जिसे खाकर लोगों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। मैं कल ही गांव में ढिंडोरा पिटवा दूंगा, जिसके बाद उसकी दुकान चलना बंद हो जाएगी। गोलू जाता है और एक ढिंडोरे वाले को ले आता है और उसे पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने को कहता है। और वो ढिंडोरे वाला पूरे गांव में ढिंडोरा पीट पीट कर कहता है, टीना की दुकान में बिक रही मिठाइयाँ खरीदने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि वो मिठाइयाँ बहुत बेकार क्वालिटी के तेल से बनाई जा रही है। बल्कि तेल नहीं, उसे डालडा कहा जाएगा। गांव के लोग ये ढिंढोरा सुनकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही टीना की दुकान से मिठाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले सुनीता की दुकान से मिठाई लेने लगते हैं, जिसे देखकर टीना को बहुत गुस्सा आता है और टीना एक मौका ढूंढकर सुनीता की दुकान में घुस जाती है और सारा सामान बिगाड़ देने का फैसला करती है। अब देखती हूँ इसकी दुकान कैसे चलेगी। आज मैंने सारी मिठाइयों में मिट्टी तेल डाल दिया और अभी बाहर जाते ही मैं इसमें आग भी लगा दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे इसकी मिठाइयाँ बिकेगी। टीना एक नासमझ लड़की होती है, जिससे दूसरों की परेशानी कभी भी समझ में नहीं आती और वो जलन में पूरी दुकान में मिट्टी तेल छिड़क देती है और दुकान से बाहर निकलते निकलते आग लगा देती है। सभी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और फौरन भागे भागे सुनीता की मिठाई की दुकान के पास आते हैं। वहीं सुनीता के पिता भी अपनी दुकान पर आते हैं तो देखते हैं कि दुकान जल रही होती है। ये सब देखकर सुनीता के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे से कौन जलता है आखिरकार? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी किसी से कुछ कहता तक नहीं। गांव वाले सभी टीना की दुकान से मिठाई लेते हैं और मेरे यहाँ से कोई मिठाई लेना पसंद भी नहीं करता कि टीना की दुकान में इस्तेमाल होने वाला तेल बेकार क्वालिटी का है और आज ही मेरी दुकान में किसी ने आग लगा दी। ये जरूर किसी का किया धरा है। अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो अभी ही सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार की थी। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरी दुकान में कुछ नहीं होगा और सबकी दुकान चल रही होगी। आखिर मैं अपने परिवार को रक्षाबंधन पर कैसे खुश करूँगा? मेरे घर को किसी की नजर लग गई, मेरी दुकान जलकर राख हो गई, मेरे घर की खुशियाँ चली गई। सुनीता की माँ और सुनीता के पिता फूट फूट कर रो रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक सुनहरी परी निकल रही होती है और उन्हें रोता हुआ देखकर सुनहरी परी फौरन से उनके पास आती है और कहती है, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी क्योंकि यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाया जाता है। मैं मिठाइयाँ खाने की बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझसे रहा नहीं गया और आखिरकार ये दुकान किसने जला दी? तुम भी तो एक हलवाई हो ना? आप परीलोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर मिठाइयाँ खाने आई हैं। मैं आपको मिठाइयाँ जरूर खिलाती, लेकिन किसी दुश्मन ने हमारी दुकान को जलाकर राख कर दिया है। न हमारे त्योहार के बारे में सोचा, न हमारी खुशियों के बारे में सोचा। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपना त्योहार मनाएंगे और कैसे हम खुश रह पाएंगे? हमारे तो रहने का जरिया सिर्फ ये दुकान ही थी और अब वो भी नहीं रही, जबकि हमारे यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज होता है। पहले आप सब रोना बंद करो। मेरे पास आपकी सारी परेशानी का हल है, लेकिन मुझसे वादा करो कि आप सब अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाओगे। ये लो, ये जादुई गाउन है। सुनीता, इस गाउन को तुम राखी के दिन पहन लेना और तुम जो भी इस गाउन को पहनकर कहोगी, ये गाउन तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा और तुम इस गाउन से अपने मनपसंद की हर एक चीज पा सकती हो। क्या सच में? आप सच कह रही हो? तो मैं सबसे पहले अपनी बड़ी सी दुकान और बड़ा सा घर ही मांगूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं
लेकिन हमारी गरीब होने की वजह से हमारी दुकान नहीं चल पाती। सुनीता को इतना खुश देखकर सुनहरी परी बहुत खुश होती है और उसे वो जादुई गाउन देकर चली जाती है। दिन बीत रहे होते हैं और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ ही जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। सभी बहनें बहुत अच्छे से तैयार होती है। कोई मिठाइयाँ खा रहा होता है तो कोई पकवान खा रहा होता है। सुनीता बहुत खुश होती है और वो भी तैयार होकर अपना गाउन पहन लेती है। जादुई गाउन, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली है। क्या आप मेरी एक मदद करोगी? मेरे माता पिता के लिए एक बड़ी सी हलवाई की दुकान खोल दो जिसमें मेरे माता पिता बहुत आराम से काम कर सके और उसमें जरूरत की सारी चीजें रख दो। और मैं चाहती हूँ कि हमारा एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाए, क्योंकि मेरी इस गरीबी की वजह से मेरे सभी दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और कोई भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता। सुनीता की इतना कहते ही जादुई गाउन में से एक दिव्य रोशनी निकलती है। उसका घर एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। उसके घर के नीचे ही एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान खुल जाती है जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी होती है। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वहीं सुनीता अपना इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होती है कि तभी सुनीता एक एक करके उस गाउन से बहुत कुछ मांगती है। लेकिन सुनीता जब घर के बाहर आती है तो सुनीता को इतना सुंदर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे ओ सुनीता, कल रात तूने क्या खाया था? रातों रात तेरा घर इतना बड़ा बन गया और तेरे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए? तेरी तो दुकान भी नहीं चलती थी। मुझे तो लगता है तुमने कहीं चोरी की है। टीना, तूने हमेशा फालतू ही बोलना सीखा है। तू अपने काम से मतलब रख। तुझे क्या पता अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? और अगर मैं तुझे बताऊंगी भी तो तेरे से तो मैं हमेशा ही दुश्मनी रखूंगी, क्योंकि तूने कभी भी मेरी गरीबी में मेरा साथ नहीं दिया और बल्कि मेरा मजाक ही उड़ाया है। और आज अब यहाँ खड़े खड़े देख ले कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। और हाँ, अब मुझसे पंगा मत लियो, नहीं तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। मुझे पता है कि तूने ही मेरी दुकान जलाई थी। सुनीता को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी सुनीता कुछ नहीं कहती। टीना सुनीता की ये सारी बातें सुनकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पास में खड़े बच्चे सुनीता से बहुत प्यार से बात करते हैं और सभी उसके साथ खेलना पसंद करते हैं, जिसके बाद सुनीता बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सुनीता और सुनीता का परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टीना की दुकान अब और कम चलती है। टीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनीता से माफी मांग लेती है, जिसके बाद सुनीता उसे माफ तो कर देती है, लेकिन उसके साथ खेलना बंद कर देती है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। परिवार में माता पिता और उसकी 2 बेटियां थी। उनमें से एक बेटी सौतेली थी जिसका नाम रूपल था और उसकी सगी बेटी का नाम सलोनी था। उसकी माँ का नाम अंजू था। एक बार की बात है, अंजू सिर्फ अपने पति के सामने ही अपनी सौतेली बेटी को प्यार दिखाती, वरना पीठ पीछे तो वो उसकी बहुत बुराई करती थी, क्योंकि उसके सर पर घने बाल और अच्छे बाल थे, जिसकी वजह से वो उससे बहुत चिढ़ती थी और ये चाहती थी कि उसकी अपनी सगी बेटी के सिर पर भी ऐसे सुंदर बाल हो जाए। अंजू अपनी बेटी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहती थी ताकि वो उसका रिश्ता किसी अमीर घर में कर सके। दोनों माँ बेटी रूपल से जलते थे, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। देखते ही देखते कुछ समय बीत गया और उसके पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब उसके पिता के देहांत के बाद ही अंजू अपने असली रूप में आ गई और वो पहले से भी ज्यादा रूपल पर जुल्म करने लगी। उसे घर का सारा काम करवाती और उसे बहुत ताने देती रहती और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी, जिसकी वजह से रूपल बहुत दुखी रहती थी और उसे हर समय अपने माता पिता की याद आती रहती थी। एक बार की बात है, रूपल बाजार से सब्जी लेने अपने घर की ओर आ रही थी। तभी उसे एक लड़का देख लेता है। उसका नाम सुमित था, जो गांव के जमींदार का लड़का होता है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, पर उसके सुंदर बाल देख लेता है। अब कुछ समय बाद वो घर आ जाती है और वहीं दूसरी ओर जमींदार का लड़का चिंता में पड़ जाता है
कि वो खूबसूरत लड़की उस गांव में कौन थी। सुमित अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, सुमित, आप लोग सब ध्यान से सुनो। आज मैंने एक लड़की को देखा। उसके बाल बहुत सुंदर थे और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने उसका चेहरा पर ठीक से नहीं देखा। क्या आप लोग पता लगा सकते हैं वो कौन है? मालिक, हमें पता है। आपने किसको देखा होगा? गांव में एक ही सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। उसका नाम रूपल है और वो अपनी सौतेली माँ अंजू के साथ रहती है। हम उसी गांव से तो आपके यहाँ काम करने आते हैं, इसलिए हमें पता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब सुमित अपने पिता को सारी सच्चाई बताता है और उसके पिता उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और शादी का रिश्ता लेकर रूपल के घर चले जाते हैं। उनके घर पहुँचते ही वो रूपल को देखते हैं कि वो तो घर का काम कर रही होती है। तभी सुमित के मन में ख्याल आता है कि रूपल तो संस्कारी लड़की है। ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके पिता अंजू से बात करते हैं और कहते हैं, बहन जी, हम आपकी बेटी रूपल का हाथ मांगने आए हैं। मेरा बेटा चाहता है कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो। उम्मीद करता हूँ आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अंजू घबरा जाती है और इसलिए वो कुछ नहीं कहती और डर के मारे जमींदार की बात सुनकर हाँ कर देती है। फिर सुमित कहता है, रूपल, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना? तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। आखिर इतने बड़े घर में शादी करने के लिए कौन मना करेगा? आप भी मुझे पसंद हो। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रूपल की ये बात सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और अब अंजू रूपल को खरी खोटी सुनाने लगती है, क्योंकि वो मन ही मन जल रही होती है और उसकी सगी बेटी सलोनी भी रूपल से जल रही होती है कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया। अरे ओ रूपल की बच्ची, तूने उस लड़के पर क्या जादू टोना करा जो तेरे चंगुल में फंस गया और तेरे को इतना अमीर रिश्ता मिल गया? तू तो चाहती ही थी कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए तूने ऐसा करा है ना? अब तू देखती जा, जमींदार के लड़के से शादी तो मेरी बेटी की ही होगी। माँ, मैं भी उस लड़के को पसंद करती हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी और वो तो कितना अमीर भी है। मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी। मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप इसका रिश्ता तोड़वा दो और मेरी शादी करवाओ। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि इसको टकला कर देते हैं। अगर इसके सर पर बाल ही नहीं रहेंगे तो जमींदार का लड़का इसे शादी ही नहीं करेगा। वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और उसके सिर पर हेयर रिमूवल क्रीम डालकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह तक उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। जब सुबह रूपल उठती है तो वो अपने आप को शीशे में जाकर देखती है तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं होते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुशी से झूम रही होती है और वो जल्दी से जाकर ये बात जमींदार के लड़के सुमित को बताती है कि रूपल टकली हो गई है और उसके सिर पर बाल नहीं है। ये खबर सुनकर सुमित हैरान हो जाता है और अब वो शादी के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे तो रूपल के बाल पसंद थे, इसलिए उसने रूपल को शादी के लिए प्रस्ताव दिया था। अब रूपल अपने बालों की वजह से फूट फूट कर रोने लगती है और घर से बाहर आकर एक नदी किनारे बैठकर दुख मना रही होती है। अब उसका रिश्ता टूट चुका था और वो ये सोच में पड़ जाती है कि अब उससे आखिर कौन शादी करेगा। तभी ऊपर से जादुई परी गुजर रही होती है। उस परी का नाम लोक परी था। लोक परी नीचे आकर पूछती है, क्या हुआ रूपल, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। देखिए न लोक परी, माँ और बहन सलोनी ने मिलकर छुपकर मेरे सिर पर क्रीम लगाकर मुझे गंजा कर दिया। अब मैं टकली हो गई हूँ। मेरी शादी भी तय हो गई थी, पर अब उस वजह से मेरी शादी के लिए जो रिश्ता आया था उन लोगों ने भी मना कर दिया और अब लगता है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि टकली लड़के से भला कौन शादी करना चाहेगा। इतना बोलकर रूपल फूट फूट कर रोने लगती है। ये सारी बात सुनकर लोक परी कहती है, रूपल, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर लोक परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। जादुई छड़ी घुमाते ही रूपल के बाल सोने के बन जाते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी से और आराम से रह सकती हो। ये बाल और मेरा जादू तुम्हारी हमेशा रखवाली करेगा। अब रूपल अपने बालों को सोने का देखकर बहुत खुश हो जाती है
और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। अब वो खुशी खुशी लौटकर अपने घर आती है और उसके बालों को देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे कलमुही, तेरे बाल ऐसे कैसे हो गए? तब रूपल जवाब देती है, आज मुझे लोक परी मिली थी जिन्होंने मेरे बाल सोने के बना दिए। अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब रूपल अपने होने वाले पति सुमित के पास जाती है, जिसने शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि तब रूपल टकली हो गई थी। पर अब तो रूपल के सोने के बाल थे। ये खुशखबरी देने वो सुमित के पास जाती है और जब सुमित उसे देखता है तो वो हैरान ही हो जाता है क्योंकि वो पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वो रूपल से कहता है, रूपल, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम टकली हो गई हो, तुम्हारे सिर पर से बाल चले गए हैं, तो फिर ये कैसे? हाँ, ऐसा ही हुआ था, पर अब सब कुछ ठीक है और लोक परी ने मेरे बाल सोने के बना दिए हैं। रूपल, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने शादी के लिए बिना सोचे समझे मना कर दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। अब तुम्हारे बाल वापस आ गए हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। फिर जल्द ही रूपल और सुमित की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। रूपल समय के साथ रहकर बहुत खुश थी। सुमित उसे बहुत प्यार करता था और फिर इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। दर्जी परी। एक गांव में सोहन अपने 2 बच्चों के साथ ही रहता था। उनकी बेटी जिसका नाम शीतल और दूसरी बेटी जिसका नाम राधा था। शीतल सोहन की पहली धर्मपत्नी की संतान थी। अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद सोहन ने एक विमला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया था और उसी से उसको दूसरी बेटी हुई थी जिसका नाम था राधा। एक दिन विमला राधा के कमरे में जाती है और कहती है, बेटी राधा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, हाथ मुँह धो लो और नाश्ता कर लो। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ, परंतु दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आँख खुली नहीं कि तुझे दीदी की याद आने लगी? तुझे कितनी बार समझाया है सुबह सुबह मनहूस का नाम मत लिया कर। मैंने उसे तबेले में रहने को कहा है। माँ, दीदी मनहूस नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और सभी का भला करती है और वो मेरा भी बहुत ध्यान रखती है। जब भी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो वो हमेशा सबसे पहले मेरी सहायता करती है। एक बार आधी रात को मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। मैं दीदी को आवाज लगाई और उन्होंने मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और मुझे अपने हाथों से खिलाया। अरे बेटी, तो कुछ नहीं जानती, अभी तो बहुत छोटी है। तुझे पता है, जब ये पैदा हुई थी तो ये अपनी माँ को खा गई थी और तुम्हारे पिताजी भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम इससे दूर ही रहा करो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और शीतल दीदी हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं और वो हम सभी लोगों का पूरा ध्यान रखती है। घर के सभी काम अकेले कर लेती है। विमला और राधा बात कर रहे होते हैं। ये सारी बातें शीतल कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। शीतल को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। वो जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत नफरत करती है, लेकिन उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहन राधा उससे बहुत प्यार करती है। शीतल ये सब सोच रही होती है, तभी विमला देख लेती है कि शीतल ये सभी बातें सुन रही है। शीतल, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? तुझे मैंने तबेले में रहने को कहा था ना? तुझसे कितनी बार कहा है कि यहाँ कदम मत रखा कर, अपने तबेले में रहा कर। तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर तुम मुझसे बिना पूछे बाहर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, मेरी बेटी से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तेरी छाया मेरी बेटी के ऊपर पड़े। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ तबेले में। बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती हूँ। इतना कहकर शीतल दुखी मन से तबेले में वापस चली जाती है। एक दिन शीतल को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। शीतल ने तबेले में अपनी माँ की तस्वीर लगा रखी थी और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यहाँ नई माँ ने मुझे तबेले में रहने को कहा है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। शीतल बातें करते करते रोने लगती है। इतने में एक सुंदर सी परी शीतल के कमरे में प्रकट होती है। आप कौन है? मैं परीलोक से आई हूँ और मैं एक परी हूँ। मेरा नाम दर्जी परी है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से
जादुई कपड़े बनाती हूँ और उन कपड़ों को जरूरतमंद लोगों को देती हूँ और सब में खुशियाँ बांटती हूँ। मुझे तो लोग मनहूस समझते हैं। मुझे मेरी माँ इस तबेले में हमेशा कैद रखती है। तुम मनहूस नहीं हो, तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। ये लो, मैं तुम्हें अपनी जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। इस सिलाई मशीन से तुम सभी चीजें मांग सकती हो। ये हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ने में तुम्हारी सहायता करेगा और कदम कदम पर तुम्हारा साथ भी देगा। अब बताओ, तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ शीतल, तुम इस तबेले में रह रहकर बोर हो गई हो। चलो, मैं तुम्हें परीलोक की सैर करा कर लाती हूँ। लेकिन परी, आपके पास तो पंख है उड़ने के लिए। मैं तो आपकी तरह उड़ भी नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी अपनी जादुई शक्तियों से पंख दे देती हूँ। परी अपनी जादुई शक्तियों से शीतल के पंख लगा देती है। देखो, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। अब तुम मेरी तरह उड़ सकती हो। शीतल ने ये महसूस किया कि उसके पंख आ गए हैं, तो वो बहुत खुश हुई और उसका मन हल्का हो गया और वो उड़ने लगी। शीतल दर्जी परी के साथ आसमान की सैर करने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर दुनिया है। यहाँ से पेड़ पौधे, फूल, पहाड़, नदी सब बहुत सुंदर लग रहा है। आज मैंने पहली बार इतना सुंदर नजारा देखा है। आज मैंने पहली बार खुद को आजाद देखा है। आप नहीं जानती परी कि मैं आज कितनी खुश हूँ। शीतल, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। दर्जी परी शीतल को पूरा परीलोक घुमाती है और अच्छी अच्छी जगह दिखाती है। दर्जी परी देखती है कि एक पौधे से एक चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है, जिसमें छोटे बच्चे मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी शीतल अपने पंख से तेजी से उड़कर उसके पास पहुंच जाती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है और पेड़ पर सुरक्षित रख देती है। ये देखकर परी कहती है, शीतल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने चिड़िया की बच्ची की जान बचाई है। परी और शीतल दोनों बातें करके वापस घर आ जाते हैं। शीतल को घर छोड़कर परी वापस अपने परीलोक चली जाती है। शीतल देखती है कि उसके पंख गायब हो गए हैं। अब शीतल जादुई सिलाई मशीन से अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मांग लेती है और पेट भर खाना खाती है और उस जादुई सिलाई मशीन के बारे में अपनी बहन को भी बताती है। एक दिन राधा जंगल में खेलने के लिए अकेले निकल जाती है। शाम हो जाती है। जब राधा घर वापस नहीं आती तो राधा के पिता सोहन और उसकी माँ विमला बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, आपने राधा को घर से बाहर अकेले खेलने के लिए भेजा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसे अकेले बाहर भेज दिया खेलने के लिए, और अब तक वो घर वापस नहीं आई है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। माँ, आप चिंता मत करिए, आज किसी भी हाल में राधा को मैं वापस घर लेकर आऊंगी। इतना कहकर शीतल अपने तबेले में वापस आ जाती है और वो मशीन के सामने खड़े होकर परी को याद करने लगती है। थोड़ी ही देर में परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। शीतल, क्या बात है? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। परी, मेरी बहन राधा घर से बाहर खेल रही थी और वो अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर ले चलती हूँ। परी उसके पंख लगा देती है और अब शीतल और परी उड़कर राधा को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, परंतु राधा कहीं नहीं दिखाई देती। परी अपनी जादुई शक्तियों से राधा का पता लगा लेती है। वो देखती है कि राधा को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है, जिसको वो जादुई मशीन चाहिए। हा 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 हा, राधा, मैं जानती हूँ कि तेरी बड़ी बहन के पास जादुई सिलाई मशीन है। अगर वो मशीन मुझे दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें वो मशीन लाकर कभी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम इस मशीन का गलत इस्तेमाल करोगी। क्या कहा तूने? नहीं लाकर देगी? एक काम कर, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जा। वो चुड़ैल जादुई शक्तियों से राधा पर वार करती है। तभी चुड़ैल का वो वार रास्ते में ही खत्म हो जाता है। अरे, ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? ये मैंने किया है, दुष्ट चुड़ैल। परी ने अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल का सामना किया। चुड़ैल और परी में घमासान युद्ध होता है। परी ने चुड़ैल के हर वार को नाकाम कर दिया। परी की जादुई शक्तियों के आगे चुड़ैल हार जाती है और परी उस चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर देती है। और अब परी राधा और शीतल को उसके घर छोड़ देती है
और उसके बाद परी वापस अपने परिलोक चली जाती है। ये देखकर उसकी माँ विमला कहती है, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। माँ, आप जानती हैं आज दीदी की वजह से ही मैं घर वापस आ पाई हूँ। इन्होंने ही मुझे बचा लिया आज। बेटी शीतल, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम सच में बहुत नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं और हमेशा तुम्हें गलत समझा, परंतु अब मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही प्यारी हो और मुझे माफ कर दो बेटी। आज से तुम दोनों मेरी ही बेटी हो। माँ, मुझसे आप ऐसे माफी मत मांगिए। इसके बाद शीतल और राधा दोनों अपने माता पिता के साथ उस जादुई मशीन का इस्तेमाल करके हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब उन दोनों बहनों की जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब विमला भी अपनी दोनों बेटियों को बराबर मानती है और दोनों का ध्यान रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।